अच्छा जी, अब आते हैं हम डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बायर। ये क्या होते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज? डिफॉल्ट वैल्यूज ये होते हैं कि यूजर जो लॉगिन है ना, ठीक है, उसमें कुछ आप डिटेल्स इनपुट करते हैं। सलीम। अच्छा, अब उसके लिए हम क्या करेंगे? SPRO। अब हम ये कर रहे हैं मास्टर डेटा के लिए। किसके लिए? MM01 परचेज रिक्विजिशन के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें डिफॉल्ट वैल्यूज किसकी चाहिए होंगी? प्लांट की चाहिए होंगी, आपके यूज मटेरियल टाइप्स की, मटेरियल ग्रुप्स की, उसकी चाहिए होंगी। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि, एक मिनट, इसका फायदा ये होता है कि जो आपका यूजर होता है ना, उसको पता होता है, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने इसी मटेरियल मास्टर पे, मटेरियल टाइप पे, ठीक है, और मटेरियल ग्रुप पे आप काम करेंगे, इसके अलावा आप कहीं और जा नहीं सकते। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर बाय, ये बिजनेस प्रोसेस में भी आप इसे वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी? ये ग्रुप के हिसाब से। अब आपका ग्रुप जो है, एक रॉ मटेरियल का है, एक आपके सेमी फिनिश गुड्स का है, एक फिनिश्ड का है। अब ये आप परचेजिंग ग्रुप के हिसाब से भी कर सकते हैं, यानी एक मटेरियल, एक 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 परचेजिंग ग्रुप जो है वो रॉ मटेरियल में अलग एक कैटेगरी को देख रहा है, जैसे कपड़े को देख रहा है रॉ, और दूसरा वही रॉ मटेरियल में केमिकल को देख रहा है। उस हिसाब से आप वो करेंगे, जो एंट्रीज करते हैं। और यहाँ पे हम कंपनी कोड क्या चला रहे हैं हम लोग? प्लांट कौन सा चला रहे हैं, कुछ याद है? 26। ठीक है, T26। T26, लेकिन उसमें हम कहते हैं TX, टेक्सटाइल। टेक्सटाइल ग्रुप डिफॉल्ट वैल्यूज T26। T26 टेक्सटाइल चेजिंग ग्रुप डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या करेंगे हम करेंगे परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में हमें, हमारे पास क्या वो आ रही है तरतीब, क्या सिलेक्शन हमारे पास आ रहे हैं? बस इंटरनेट साथ दे जाए यार आज। नो अपडेट, अपडेट विद और विदाउट प्लांट, यानी आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे अपने यूजर्स को। ठीक है, अपडेट विद प्लांट, अपडेट विदाउट प्लांट। विदाउट प्लांट उस वक्त होगा जब आप सर्विसेज की इंडस्ट्री में है, जहां सिर्फ कंपनी कोड बना, प्लांट नहीं बना, तो हम अपडेट विद और विदाउट प्लांट करेंगे। यानी उसको हम कह रहे हैं कि आप प्लांट अपने तौर पे कर सकते हैं। कोटेशन, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी अपडेट विद और विदाउट प्लांट, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे आप अगेन। अच्छा, यहां पे अगर आ जाए, F1 करके देखते हैं ये क्या, ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट। इसमें हमारा परचेज ऑर्डर के लिहाज से डिफॉल्ट वैल्यूज में क्या हम करेंगे? और चल जाओ मेरे भाई, चल जाओ। अच्छा जी, indicates whether order acknowledged requirement is to be default value for purchase order items. If this is set, the item is flagged as being subject to order acknowledgement. Is preset on as default value for an item at the time of creation can be overwritten either there or on the item details
एक मिनट दे रहा है यार उसका। अच्छा। अच्छा जी। ओहो। अच्छा जी। परचेज की ऑर्डर की एक्नॉलेजमेंट चाहिए, लेकिन हम इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट और स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट को भी हम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पे स्टेप लूप ओवरव्यू स्क्रीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? ओवरव्यू स्क्रीन्स जो आपके जब आती हैं MM01 में, मैं अब आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। MM01, इसको भी हम डिफॉल्ट ही रखेंगे। देखें, यहाँ पे हमने इंडस्ट्री सेक्टर्स पिछली बार हमने बना लिए थे। अब यहाँ पे हमें, चूंकि हम डिफॉल्ट वैल्यूज पे काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे हम अगर मटेरियल बनाना चाहते हैं या मटेरियल, तो हम मटेरियल टाइप क्या उससे डिफॉल्ट करेंगे। ये है मकसद यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है। परचेज रिक्विजिशन को उठा लेते कि इस पे एसएपी हमें क्या कह रहा है। Whether the overview screen for processing is to be generated by table control or the step loop technique. Overview screen is generated by the step loop technique. If not, the screen is generated by means of table control. यानी टेबल के हिसाब से आप उसे, अब स्टेप लूप ये वो होता है, ये वो कंसेप्ट है कि जब आपके मल्टीपल यूजर्स आपके मटेरियल को एक्सेस कर रहे हैं या इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, जो अपडेट हो रहा है वो आपका अपडेट होगा। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। इससे ये कहाँ हम करते हैं? उस सूरत में करते हैं जहाँ हाई या फास्ट मूविंग जो इंडस्ट्री है, वहां पे आपको ऑर्डर का क्वांटम भी बहुत ज्यादा है डॉक्यूमेंट्स का, जैसे PR है, PO है, RFQ है, इन सब चीजों का। तो इसको हम क्या करेंगे? डिफॉल्ट रखेंगे। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, फास्ट प्रोसेसिंग पे। फास्ट प्रोसेसिंग का मतलब ये है रेफरेंस टू रेफरेंस डॉक, यानी अगर मैं PO बना रहा हूं तो PO से पहले जो PR है उसका रेफरेंस आएगा। रेफरेंस से मुराद ये है कि मैं मटेरियल टाइप उठा रहा हूँ, मटेरियल नंबर उठा रहा हूँ, उसकी वैल्यूज उठा रहा हूँ, वेंडर उठा रहा हूँ, और परचेज प्राइस उसकी मैं उठाऊंगा। ठीक है। वो सारी चीजें यहाँ पे हम उठाएंगे। अच्छा, यहाँ पे रेफरेंस डॉक कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, RFQ भी हो सकता है, और यहाँ स्पेसिफिकली परचेज रिक्विजिशन भी आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं अगर एडॉप्ट ऑल कर रहा हूँ, ठीक है, असाइन एंड एडिट परचेज, यानी मैं परचेज रिक्विजिशन से सारी चीजें उठा लेता हूँ, जिसमें मटेरियल टाइप, मटेरियल नंबर, मटेरियल क्वांटिटी, मटेरियल प्राइस, वेंडर वगैरह सब उठा लेता हूँ। लेकिन मेरे पास ये इख्तियार ये होता है कि मैं एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, वेरिएंट SLS आइटम्स, मेन आइटम्स ओनली। अब मेन आइटम्स में क्या है, मैं आपको उस पर लिख कर जाता हूँ। मेन आइटम, आपका ये जो मेन आइटम होगा ना यहाँ पे मटेरियल, ये मेन आइटम कहलाएगा। ठीक है। और इसको मैं अगर F1 करूं, देखें SAP हमें क्या बताता है। ओनली लाइन फॉर द कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल विल बी डिस्प्लेड इन लिस्ट एंड आइटम ओवरव्यू फॉर परचेज डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल ये एक ऑप्शन होता है आपके मटेरियल मास्टर में, वो हम देखेंगे भी। ठीक है। हम कहेंगे बोथ मेन आइटम्स, जो मेन आपका लेट से डीप फ्रीजर है, डीप फ्रीजर में उसका कंप्रेसर भी होता है, उसके वो पीछे ग्रिल्स भी होती हैं, फिर उसमें आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो वो सब आइटम्स में आ जाएगा। तो हम बोथ को करेंगे। ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अच्छा जी। एडिशनल स्क्रीन्स पे हम आ जाएं अगर, चेंज डॉक टाइप व्हेन सेविंग रिक्वायरमेंट, क्रिएट परचेज ऑर्डर सप्लायर अननोन। हम अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास अभी सप्लायर अगर नहीं हमें पता, तो हम परचेज ऑर्डर बना सकते नहीं। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम वेंडर हमें पता हो। ठीक है। तो ये भी हम इसको डिफॉल्ट रखते हैं। प्राइस अडॉप्शन, हम प्राइस वहां से क्या करेंगे, कंडीशंस फ्रॉम लास्ट परचेज ऑर्डर ऑलवेज कॉपी। यानी पिछले परचेज ऑर्डर में मैंने एक डीफ्रीजर खरीदा लेट से 40,000 का। अब अगर मैं नया खरीदने जाता हूँ कोई 8 महीने के बाद, तो वो 40,000 की प्राइस कॉपी जरूर कर लेगा। ठीक है। लेकिन मुझे ऑप्शन भी देगा कि मैं उसे चेंज कर सकूं, एडिट कर सकूं।
ठीक है, सोर्स डिटर्मिनेशन पे चलते हैं। सोर्स डिटर्मिनेशन में मैं कहूंगा कि जी प्री सेटिंग ऑफ ऑटोमेटिक सोर्स डिटर्मिनेशन इंडिकेटर, क्रिएट रिक्वेजिशन, यानी मैं रिक्वेजिशन बना सकूं, क्रिएट परचेज ऑर्डर सप्लायर अननोन, डिलीवरी डेट पे चेक नहीं करूंगा क्योंकि उस पर फिर आप मजीद रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बल्कि कर देते हैं, चल ये भी कर देते हैं, इसको जरा रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, P26 फील्डर ग्रुप समझ में आ रहा है भाई? ओके, अब मेरे पास ये डिफॉल्ट वैल्यू आ गया, मैंने बना दिया है। मेंटेन यूजर्स, यूजर हमारे पास कौन सा वॉज नेट है, ये लॉक हुआ हुआ, अरे ये हम नहीं इसमें वो कर सकते, लॉक हुआ हुआ है, बट एनीवेज कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं इसमें जो ना फिर अब ये करूंगा, अगर एक और एक चीज भी हो सके, अगर एक चीज हो सके, मैं दूसरे उसके सेशन पे जाता हूँ, /n। अच्छा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सिस्टम यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल किधर गया सिस्टम में, सिस्टम यूजर प्रोफाइल, यूजर डाटा। ठीक है, ये है हमारा। अच्छा, यहाँ पे मैं पैरामीटर्स पे आया, पैरामीटर्स में आके अब आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके पैरामीटर्स नजर आ रहे हैं? स्क्रीन रुक गई। हाँ स्क्रीन रुक गई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पैरामीटर वैल्यू, ठीक है, एक्स डिफॉल्ट वैल्यूज उसने क्या उठाया, पैरामीटर आईडी ईवो, जिस पे हम काम कर रहे थे, डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर परचेजिंग, ये मैंने किया, सेव, सेव, ठीक है मैंने भाई। ये भी एक तरीका है अगर आपका वहां से लॉक हुआ हुआ है, ठीक है, अब वो हो जाए। अच्छा जी, अब जो आपका पीओ बनेगा, ठीक है, वो ये जो बिहेवियर हमने सेव किया है इसी पे बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट उस पे आते हैं क्या, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब आएंगे हम मटेरियल मास्टर पर, परचेजिंग से निकलेंगे। ठीक है, परचेजिंग, मटेरियल मास्टर, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस। अब आप जब पीओ बनाने जाएंगे MM0 मटेरियल का, तो आपका जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है जी, FOB होगा, CIF होगा, ठीक है, और उसमें और मजीद आपने डिस्क्रिप्शंस देनी, वो हम बनाएंगे। न्यू एंट्रीज TX ही करेंगे, वो टेक्सटाइल में देख रहे हैं हम, फील्डर ग्रुप, ठीक है, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, फील्डर ग्रुप, प्रिंट कर दे जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है, आप प्रिंट निकाल के कार्टन पे लगा दे, ये वो चीज है। ठीक है, इसको हमने टिक कर दिया, सेव किया, TX कंप्लायंस विद शिपिंग इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू एंट्रीज। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम देंगे कंप्लायंस नंबर। अब आपका शिपिंग का कंप्लायंस नंबर मैं कहता हूँ, चले इसको हम क्या करें, शिपिंग 1, S1 शिपिंग 1 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे हम क्या करेंगे, 100% कंप्लायंस एंटर्ड, एंटर्ड नहीं ना भी करें, ठीक है, और
100 पॉइंट्स, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ये डिफॉल्ट। जब गुड रिसीट होगा ना तो फिर आपने क्या करेंगे, गुड रिसीट में यानी मैंने पेंसिलें मंगवाई है, लेट्स से पेंसिलें मंगवाई है, 100 मंगवाई है, मैंने गिननी है अब रिसीट की तरफ, तो ये डिफॉल्ट करेगा उसे कि हाँ जी 100 पेंसिलें ही आई हैं, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट कर दे, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी उसको शॉर्ट उसमें कर दे, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट भी कर दे, ठीक है। शिपिंग इंस्ट्रक्शन बल्कि नहीं, फील्डर शिपर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सेव, सेव हो गया। अच्छा, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस पे आता हूँ, यहाँ पे हमने इसको दे दिया, ठीक है, ऑल गुड हो गया ये। अच्छा, उसके बाद अब इसका इफेक्ट क्या होता है कि जब हम शिप मटेरियल मास्टर बनाने जब जाएंगे ना, अभी मटेरियल मास्टर भी जब हमारी ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जब पूरी होगी ना, ये थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है। उसके बाद जब हम मटेरियल मास्टर बनाएंगे ना तो वहां पे हमारे शिपिंग इंस्ट्रक्शंस आएगा, तो वहां पे हम TX लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा जी सर। है? आ रहे सर। गुड आ रहा है, गुड गुड गुड। अच्छा जी, अब आते हैं हम परचेज वैल्यू कीज पे। परचेजिंग वैल्यू कीज क्या है? इसमें रिमाइंडर हमने देना होगा, मैं इस पे कहता हूँ फील्डर T26 है ना, TX ही कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर हमने देना है वेंडर को भी आपकी सप्लाई नहीं आई, ठीक है। अगर डिलीवरी डेट गुजर गई है, पहला जाएगा 5 दिन बाद, फिर जाएगा 3 दिन बाद, फिर जाएगा 2 दिन बाद, ठीक है। और आ, और इसमें अगर मैं एक्नॉलेजमेंट अगर कर दूं तो इसका मतलब है मुझे वेंडर से एक्नॉलेजमेंट चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपके वेंडर के पास सिस्टम्स हों, वो खाते पे ही काम कर रहा हो, तो इसलिए हम इसको डिफॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं अच्छा, उसके बाद टॉलरेंस ऑफ अंडर डिलीवरी, यानी मैं 100 चीजें मंगवाई हैं, उसमें 5 नहीं आती, गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, या रिजेक्ट हो जाती है, मैं कहूँगा ठीक है मैं 5 तक तो 5 आइटम्स की अंडर डिलीवरी वो कर सकता हूँ, ठीक है। और 5 अगर ज्यादा आ जाती हैं, हाँ ठीक है, तो मैं 5 की ही वो करूंगा। अनलिमिटेड डिलीवरी उस उसमें होगी जहां पे आप केमिकल पेट्रोल वगैरह मंगवा रहे हैं, तो खैर अभी हम उसको वो नहीं कर रहे, हम तो टेक्सटाइल का वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मिनिमम, अच्छा शिपिंग इंस्ट्रक्शन अब यहाँ पे अब आप क्या देंगे, वही देंगे जो अभी आप पे पिछला लगाया है, TX। समझ में आया? अच्छा जी, जब सप्लायर की इवैल्यूएशन होनी चाहिए, सप्लायर की इवैल्यूएशन होनी चाहिए। एक वेंडर कहता है कि जी मैं आपके एडवांस पेमेंट पे 20% डिलीवरी पहले दे सकूंगा, एक कहता है मैं 50 दूंगा। आपके उसमें 50% अगर एक बंदा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ये वेंडर जो है आपके उसमें इवैल्यूएशन में आ जाएगा कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिलीवरी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिलीवरी वेरिएंस जो है कितना एक हो जाएगा, 25 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि डिलीवरी डेट से कितना एक डिविएट वो कर सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। तो मैं अगर डिलीवरी डेट लेट से डिलीवरी डेट कह लें आप, आज से 10 दिन बाद है, तो 10 दिन के बाद उसका जो 25% है वो क्या होगा, मैंने इसलिए यहाँ पे 25 लगा दिया, ठीक है। तो इसको आप सेव कर लें, ये सेव कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसका ये होता है जब आप मटेरियल मास्टर जब बना रहे होते हैं तो ये परचेजिंग वैल्यू की जो है ये भी ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मटेरियल मास्टर आ गया, इसके बाद सप्लायर मास्टर आ गया,
डिफाइंड टर्म्स ऑफ पेमेंट आ गया। अब टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है कि जी आपने वेंडर से कोई चीज खरीदी है और वेंडर ने आपको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन का आपको वो दे दिया, तो उस पे वो टर्म्स ऑफ पेमेंट आपको देता है कि जी अगर आपको खुद देता है वो, तो उस हिसाब से आप टर्म्स ऑफ पेमेंट भी बनाते हैं। मैं इसको डबल क्लिक अगर करूं 02 को, यानी 14 दिन का दे रहा है, 14 दिन में आपको 2% डिस्काउंट, अगर आप 14 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो 2% डिस्काउंट। डिस्काउंट के फिर अलग से कैश अकाउंट, आप कैश डिस्काउंट रिसीव जो आपका इनकम होगा वो आप कॉन्फ़िगर करते हैं। ये दोनों कस्टमर वेंडर के लिए है, पेमेंट टर्म 02 और 30 डेज में पूरा। 14 दिन में करते हैं तो 2%। अच्छा, डिफॉल्ट फॉर बेसलाइन डेट, किस बेसिस पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वेंडर का, आप टर्म्स ऑफ पेमेंट या डिलीवरी डेट या ड्यू डेट आप वो करेंगे जिस दिन एंट्री हुई डॉक्यूमेंट की? नहीं, अगर एंट्री होती है तो इसका मतलब है डॉक्यूमेंट होल्ड भी हो सकता है, उसमें एरर भी आ सकता है होल्डिंग में। पार्क अगर आपने कर दी है तो तब भी एंट्री डेट का मतलब है आपके डेटा एंट्री ऑफिसर ने डाल दिए और एंट्री करके छोड़ दिया, उसे होल्ड कर दिया ना, उस सिस्टम में नहीं आता एंट्री डेट। वो एंट्री तो मैं 10 महीने पहले की अगर डाल दूं फिर तो वो तो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी ना पेमेंट पे, वो केस भी कर सकता है। पोस्टिंग डेट, जब आपका डॉक्यूमेंट सिस्टम में पोस्ट हुआ, जिस दिन सिस्टम ने उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ जी ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है, वो डेट। या डॉक्यूमेंट डेट, डॉक्यूमेंट डेट कौन सी होती है? अब एंट्री डेट, पोस्टिंग पोस्टिंग डेट तो आपको वाजे तौर पे समझ में आ गया, एंट्री डेट कौन सी है? अब डॉक्यूमेंट डेट, वेंडर ने क्या किया है, आज क्या है, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को उसने डिस्पैच किया आपका सामान, आपके गेट पे आता है वो 9 दिसंबर को। उसने अपने डॉक्यूमेंट डेट पे क्या लिखा हुआ है? 4 दिसंबर। आपके यहाँ सामान आ रहा है 9 को, इनवॉइस आ रही है 15 को, तो 10-15 दिन तो ये निकल गए आपके। तो आप फिर उसे कहेंगे नहीं भाई, हमारा जो सिलसिला है ना एसएपी की पोस्टिंग में, जब हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, तो वो पोस्टिंग डेट से होगा। ठीक है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग अब किस तरह वो आपको बताएगी। यहाँ पे आप परसेंटेज दे देते हैं, परसेंट और नंबर ऑफ डेज दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 30 डेज में कह रहे हैं कोई डिस्काउंट नहीं होगा, 0 डिस्काउंट पे आपको वो करेगा। इसको कर देते हैं सेव, और इसको मैंने कर दिया सेव। ये वो चीजें होती है जो आप अपने वेंडर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा? इससे होता ही है कि आपका फिर वेंडर आपके साथ अलाइन हो जाता है कि यार जब तक एसएपी की पोस्टिंग नहीं होगी मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो पेमेंट टर्म्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होती। मुझे आपके 10-15 दिन गुजर गए हैं, वो उसके अगर डॉक्यूमेंट डेट पे अगर हम चलते, यानी 4 को भेजा, 9 को मिला, 15 को इनवॉइस आई, आपके 10 दिन, तो अब आपने 4 दिन में पेमेंट करके 2% वो लेना है डिस्काउंट, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप उसे कहते हैं भाई पोस्टिंग डेट 15 को हो रही है तो उसके बाद जो 14 दिन है यानी 29 तक मैं पेमेंट करूंगा। ठीक है, दैट्स इट। समझ में आया? अच्छा, ठीक सर। और इसमें हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का फिर बकायदा आप वो उस पर स्लैब्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये आपके उसमें परचेज ऑर्डर में भी इंस्टॉलमेंट का आता है एक जगह पे। ये एक बिजनेस प्रोसेस मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हाँ जी इंस्टॉलमेंट अगर है तो कहाँ पे शो होगी, तो आपको वो परचेज ऑर्डर में नजर आता है, रिमेंबर दैट। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ओके। अब आता है इनको टर्म्स, इनको टर्म्स, सप्लायर मास्टर किधर गया? सर ये ऊपर है। इनको इनको टर्म्स, चेक इनको टर्म्स, कॉस्ट एंड फ्रेट, सीआईएफ, एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री फ्री ऑन बोर्ड और सीआईएफ का डिफरेंस पता है आप लोगों को? यस सर सर जब पता है।
अबे शुएब, तुम तो चुप करो ना, तुमने तो सारा प्रोसेस देखा हुआ ना यार मेरी। सर एफओबी में जैसे हम कोई मशीनरी वगैरह रहते हैं तो उनके साथ वो हमें एक्स्ट्रा पार्ट देते हैं, तो जी। वो हमारे एफओबी के पार्ट्स होते हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी मध्यम आनी, चले मैं आपको बता दूं। एफओबी ये होता है कि जैसे खलील साहब कंप्यूटर के हार्डवेयर में डील करते हैं, ये मंगवाते हैं चाइना से लैपटॉप। लैपटॉप, अगला कहता है मैं आपको क्या कोट करूं, FOB CIF। अब लैपटॉप वो क्या करता है, इन्होंने 100 लैपटॉप मंगवाया, जैसे ही वो शिप के उस पे पहुंचा, हल पे, वहां तक उसकी जिम्मेदारी खत्म। किसकी? शिपर की, जो वेंडर है इनका। उसके बाद लैपटॉप, सारी जिम्मेदारी बाहर की है। अब शिप में क्या हो रहा है, इधर उधर उलट रहे हैं पलट रहे हैं, सही से रखे नहीं रखे, टूट गए, चोरी हो गए, गिर गए, खराब हो गए, गीले हो गए, उस पर आपका शिपर आजाद है, फ्री ऑन बोर्ड। ये होता है। CIF क्या होता है, आप सारी जिम्मेदारी सप्लायर को दे देंगे, भाई कॉस्ट भी तुम्हारी, इंश्योरेंस भी तुम्हारी, फ्रेट भी तुम्हारा। यानी लैपटॉप खराब हो, टूट जाए, चोरी हो जाए, गीले हो जाए, सारी जिम्मेदारी तो सप्लायर क्या करता है, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके अच्छा शिपर ढूंढता है, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टर ढूंढता है, और फिर आपका सामान भेजता है। फ्री ऑन बोर्ड में रिस्क होता है, ठीक है। अच्छा, CIF को अगर हम देखें, ठीक है, ये इसमें हम नहीं जा सकते। अ, अपना अगर हम कर दें, अपना बनाना है, चलो बना ही लेते हैं। चलो आप अभी क्या याद करेंगे। TCF, टेक्सटाइल, CIF, लोकेशन मैंडेटरी। आपने आपने कपड़ा मंगवाया, 10,000 गज, 10,000 में से क्या हो गया, चूहे आ गए, दीमक लग गई, फंगस लग गई, आप क्या करेंगे? तो आप सप्लायर को कहते हैं भाई ये जिम्मेदारी आपकी, तो वो फिर आपको प्लास्टिक में लपेट के देगा। उसकी सारी उसमें फिर जाहिर है आपकी कॉस्ट जो है, फिर परचेजिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है ना। परचेजर कहता है, वो वेंडर कहता है कि नहीं भाई, मैं अगर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अगर एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो फिर आपका कॉस्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पे, इनको हम वर्जन्स भी देख लेते हैं। वर्जन, न्यू एंट्रीज करके देख लेते हैं, नई चीज है वर्जन। ये एक सी करते हैं, चलिए। नहीं, X1, वर्जन 0, सेव, ये भी हम लगा देंगे उसमें, ठीक है। ये नई चीज एक्स्ट्रा है। अच्छा जी, मैप इनको टर्म टू वर्जन्स। अब वर्जन्स क्यों है, इसकी एक खास वजह ये है, कुछ टेक्सटाइल्स ऐसे हैं, जैसे आपने लंडे का सामान तैयार करना है, लेट से आपकी मशीन है खाली पड़ी है, आपको लंडे का ऑर्डर मिल जाता है, आपने लंडे के लिए जाना, वो क्या किया, चाइना से स्क्रैप में सामान मंगवा लिया। अब उसमें आप CIF नहीं करवाएंगे। अब वो कपड़ा सही है खराब है डजेंट मैटर, आप लॉट में उठा रहे हैं ना, तो वहां पे आपके पास वर्जन है कि भाई ये अब टेक्सटाइल का वर्जन है, इसको मजीद आप रिफाइन कर सकते। वो कैसे? अब टेक्सटाइल में मेरे पास आता है, जकार्ड भी है, लॉन भी है, कॉटन भी है, इजिप्शियन कॉटन भी है, सिल्क भी है, शिफॉन भी है। अब यही आपके लंडे में भी है। एक सेकंड में, यहाँ पे TX0, यहाँ पे अब जो TX है, अब मैं अलग अलग वर्जन बना सकता हूँ, लॉन के, कॉटन के, इजिप्शियन कॉटन के मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इनको टर्म्स कौन सी है हमारे पास? TCF, TCF, ठीक है। अब इस टेक्सटाइल में जो टेक्सटाइल का मैंने लगा दिया है, इसमें मैं इसमें मजीद रिफाइन करके लॉन का, कॉटन का कर सकता हूँ। इसी तरह वर्जन भी, वर्जन एक रहेगा। कॉटन में मेरे पास अब टेक्सटाइल CIF है, एक होगा टेक्सटाइल FOB, यानी लंडे का FOB।
लोकेशन टू मैंडेटरी नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई, अभी सिंपल ही रखते हैं इसको। समझ गए मेरे भाई? इसको आप मजीद रिफाइन कर सकते हैं, ये एक नई बिजनेस प्रोसेस है, आप क्लाइंट को सिखा सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम वो चीज जो आपके वेंडर के हिसाब से जरूरी भी है। यहाँ पे हो गया। अब आता है, किधर गया यार, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, मेरा ख्याल है वहीं पे जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स, अकाउंट्स में मेरे पास अकाउंट ग्रुप्स कहाँ है भाई? हाँ, क्रिएट अकाउंट ग्रुप्स, स्क्रीन लेआउट। अभी स्क्रीन लेआउट क्या, अकाउंट ग्रुप्स में आ गए। का वेंडर है मेरे पास, ग्रुप 01। इसको मैं अगर चेक करूं, जनरल डेटा में जाऊं, इसके कौन कौन से मेरे पास फील्ड्स मुझे वेंडर बनाते वक्त नजर आएंगी, तो ये आएंगी। ठीक है, पेज डाउन करूं, ठीक है। अब लैपटॉप भी हो रहा है बंद, एक मिनट में काम करता हूँ। हाँ, असल में ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे मैं जहाँ पे आता हूँ ना, आज ऑफिस नहीं गया मैं। इसको मैं करता हूँ कॉपी एज TX26, T26 वेंडर। अभी सारे इसने स्क्रीन लेआउट जो है मुझे कॉपी करके दे दिए। मैं यहाँ पे आऊंगा, अपने हिसाब से अब जनरल डेटा में जाऊंगा, एड्रेस में जाऊंगा। मुझे एड्रेस में क्या क्या चाहिए, ये कह रहा है नेम वन रिक्वायर्ड है, फॉर्म ऑफ एड्रेस फॉर्म ऑप्शनल है, सर्च टर्म रिक्वायर्ड है, नेम टू मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए, नेम थ्री, पोस्टल कोड नहीं, पोस्टल कोड ऑप्शनल कर देते हैं, स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं चाहिए मुझे। पेज डाउन, रीजन पीओ बॉक्स पोस्टल, सर्च टर्म बी चाहिए, पोल बॉक्स सिटी, सीओ नेम स्ट्रीट टू स्ट्रीट थ्री, स्ट्रीट फाइव बिल्डिंग फ्लोर रूम नंबर कंपनी पोस्टल कमेंट्स, सारे मैं हाइड कर रहा हूँ ताकि मैं वेंडर जब बनाने जाऊँ तो मैं इतनी सारी फील्ड सामने ना देखूँ, क्योंकि क्लाइंट कहता है भाई मुझे सिंपल चीज चाहिए। पीओ बॉक्स रीजन अनडिलीवरेबल एड्रेस इंटरनेट एड्रेस, सेव, सेव हो गया। कंपनी कोड डेटा में आऊँ, अकाउंट मैनेजमेंट, रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड, कैश मैनेजमेंट नहीं चाहिए, सॉर्ट की यस रिक्वायर्ड, सॉर्ट की रिक्वायर्ड, हेड ऑफिस ऑथराइजेशन माइनॉरिटी सब गायब, विद होल्डिंग टैक्स कोड ये चाहिए मुझे, इंटरेस्ट टैक्स कंट्री ये चाहिए मुझे, पर्सोनल नंबर चाहिए, रिलीज ग्रुप भी मुझे चाहिए होगा जब मैं की रिलीज स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, CIU कोड ठीक है, सेव। परचेजिंग डेटा से परचेजिंग ग्रुप आएगा जरूरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट आएंगी, ठीक है। परचेज ऑर्डर करेंसी ओके, टर्म्स ऑफ पेमेंट ओके, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू ओके, गुड रिसीव बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम वेंडर बनाने जाएंगे तो आपको बताऊंगा। ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट रिक्वायरमेंट, अगर भी हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट का था वो हमने अनचेक रखा है, ठीक है। तो इसको हम ऑप्शनल कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। स्कीमा ग्रुप चाहिए, ट्रांसपोर्ट ऑफिस कंट्रोल, परचेजिंग ग्रुप आ गया, प्लान डिलीवरी टाइम ये भी चाहिए, रेलेवेंट है, बिजनेस बिजनेस से रेलेवेंट है, रैक जॉबिंग, पीओ एंट्री वेंडर बिल्कुल चाहिए, प्राइसिंग हायरार्की चाहिए होगा, फ्री गुड्स, कंट्रोल कीज रिटर्न विद शिपिंग प्रोसेस शायद चाहिए हो, इसलिए मैं इसको ऑप्शन कर देता हूँ। यूनिट्स ऑफ मेजर यस, राउंडिंग, सब्सिक्वेंट सेटलमेंट, डॉक्यूमेंट इंडेक्स,
ऑर्डर ऑप्टिमाइजिंग, सर्विस लेवल, अकाउंट विद वेंडर, यस, शिपिंग कंडीशंस, बाकी सब ठीक है, बाकी सब मैं रख लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप अपने वेंडर को, अब आप ये वेंडर जो है, अब ये वेंडर कर दिया, अब कॉटन, एमएम लट्ठा, इजिप्शियन कॉटन, लंडा, ये सब आप यहाँ पे बना सकते हैं। ले भी अब मेरा